आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइज यहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, डिफरेंट वीडियो सीरीज लाते रहते हैं। आपके लिए हमने रैप सॉन्ग बनाया है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड है चैप्टर थर्ड के ऊपर। मतलब विद इन 3 मिनट्स आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। एंड मुझे लगता है कि मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो सॉन्ग आपने 2-3 बार पढ़े तो पूरे टॉपिक को, आप चैप्टर के पूरे टॉपिक को बता पाओगे कि ये टॉपिक हमको ये चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इतना इजी एंड इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है वो सॉन्ग पढ़ के, वो सॉन्ग देख के, सुन के। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो आपके लिए डायग्राम्स के शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं। उसके साथ साथ हमने MST CET के लिए अभी वीडियो से स्टार्ट किया है। ये इसके हमारा क्या मकसद है कि सिर्फ आपको बायोलॉजी के अंदर 90 अबव परसेंटाइल मिलने को होना। 90 अबव परसेंटाइल इन द सेंस कि आपको 92 मिलेगा, 93 भी मिलेगा, 94 भी मिलेगा, 99 भी मिल सकता है। मुझे 97 मिला था और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को 99 मिले या फिर 100 मिले। ओके, सो इसके लिए आपके लिए गाइज हमने बेसिक वीडियो स्टार्ट किया है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अदर एकेडमी पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सभी को यूट्यूब पे देना चाहूंगा। मतलब यूट्यूब पे क्या होता है, थोड़ा इजी होता है। ओके, समझने के लिए इजी होता है, प्लेलिस्ट वहाँ पे होती है, ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिक वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे बेसिक वीडियोस हर चैप्टर के बनाऊंगा। मतलब नियर अबाउट 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर के पूरे हम बेसिक वीडियोज बनाएंगे। और ये कब बनाएंगे? जब आपका MST CET का एग्जाम होगा तो उसके 1 मंथ पहले ही पूरे के पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये गारंटी देता हूँ आपको। और ये बेसिक वीडियो हो जाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस भी देखेंगे, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड दोनों के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, नियर अबाउट 60 एंड के अंदर 80 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन, विद बेस्ड प्रेजेंटेशन के साथ। और ये हमारा बेसिक वीडियो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ये है हमारा पार्ट नंबर 4। इसके ऑलरेडी पार्ट 3 हमने डाल चुके हैं। तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर जो थर्ड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस पार्ट्स को देख सकते हो। अभी तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, पैसा थोड़ी लग रहा है आपको। ओके, सब्सक्राइब कर लो एंड उसके साथ साथ अपने फ्रेंड को भी आप शेयर करो। हमारे यहाँ पे कैसा है, जो देखने वाले व्यूअर्स है बहुत ज्यादा है, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज गाइज आप यूनिक व्यूअर हो ना, तो आप देखो एंड सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो आप। 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। एंड आप हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। मेरे साथ अगर बात करनी है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेंट्रल डोग्मा है, लेकिन किसका है? प्रोटीन सिंथेसिस का है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ये पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा है। उसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे हमारी ट्रांसक्रिप्शन एंड उसके बाद देखेंगे ट्रांसलेशन। ये 2 प्रोसेस से बनता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अभी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मतलब पता है हमको, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, जो कि हमारे बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, मसल को इजीली वो बड़ा करने का काम करता है, वो होता है प्रोटीन। एंड ये जो प्रोटीन होता है वो है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर बॉडी, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसलिए वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बॉडी के अंदर का। एंड ये प्रोटीन को हमारे बॉडी के अंदर बनना होना चाहिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। मतलब प्रोटीन को बनाने की वाली प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या कि अगर सिंपल में, अगर एक आधी स्टोरी है, अगर आपका चैप्टर है पूरा पूरा, तो चैप्टर पूरा आपने पढ़ा है। ओके, हम अपने मराठी लैंग्वेज के अंदर या फिर अदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो कि कविता है एक आधी जो आपने पढ़ी है पूरी, उसके बाद क्या होता है कि पूछा जाता है कि कम शब्द के अंदर उसको आप बताओ कि इसके अंदर आपको दिया क्या है, आपको समझना क्या है। उसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस की जो छोटी से छोटी चीज को बना के बताओ, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस क्या है इसको कम से कम वर्ड के अंदर बताओ, वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या कि मैं सिंपल में यहाँ से जो है वो पुणे को जा रहा हूँ, मेरे सिटी से, बीच में बहुत सारे क्या है विलेजेस है, लेकिन आपको वो नहीं बताना है, आपको सीधा बताना है कि मैं यहाँ से अपना विलेज, उसके बाद लास्ट में पुणे। ठीक है, तो वो होता है सेंट्रल डोग्मा टाइप। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? देखो, सबसे पहले हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? पॉलीपेप्टाइड, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन पे एंड होती है।
बिकॉज प्रोटीन तो बनाना है ना ये प्रोसेस के अंदर। एक बार प्रोटीन बन गया तो ये प्रोसेस हो गई खत्म, सीधी सीधी बात है। तो जो डीएनए होता है यहाँ पे उसके अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, एंड उसके बाद क्या बनता है मिडल में बनता है हमारा एमआरएनए। जब डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाता है तब एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए को फिर बाद में ट्रांसलेशन किया जाता है, ये सेकंड प्रोसेस होती है, ये सेकंड ट्रांसलेशन। उसके बाद बनता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, मतलब यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना, ये हमारा सिंपल में है प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्लियर में आ गया समझ में। तो अभी जिस तरीके से हम डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से हम ये प्रोसेस को इस्तेमाल करके ट्रांसक्रिप्शन डीएनए को एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डीएनए जो है ये डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। मतलब एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। और ये डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करें तो हम एमआरएनए से डीएनए बना सकते हैं, एमआरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं, है कि नहीं इजी। एमआरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए से डीएनए बनता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन। उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड, मतलब अमाइनो एसिड एक दूसरे को बॉन्ड ऐसा ज्वाइन होते रहता है, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। वही है हमारा प्रोटीन, जो कि हमको चाहिए ये प्रोसेस हो जाने के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या है, ये आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, इनफैक्ट समझाता हूं। ओके, सो क्या है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसको थोड़ा इरेज कर देता ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। ओके, समझ में आता। सो सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अभी देखो डीएनए के ऊपर 2 स्टैंड होते हैं, आपको पता है। और उसमें से जो एक स्टैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। ये क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड, जो कि ओल्ड स्टैंड होता है। ओके, हमने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो उस तरीके से ये होता है टेम्पलेट स्टैंड। और जो टेम्पलेट स्टैंड की इंफॉर्मेशन है वो सीधा कॉपी कर ली जाती है, और वो किसके ऊपर डाल दी जाती है, एमआरएनए के ऊपर। ओके, एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की जो टेम्पलेट स्टैंड की इंफॉर्मेशन है वो कॉपी की जाती है और इंसर्ट की जाती है ऑन एमआरएनए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ट्रांसलेशन क्या होगा, अभी ये ऐसा हमारा एमआरएनए है, और ये एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, एमआरएनए के ऊपर होते हैं कोडॉन्स, एंटी कोडॉन्स। ठीक है, कोडॉन्स होते हैं ऐसे, ऐसे कोडॉन्स होते हैं। 3 का ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कोडॉन्स। ओके, ट्रिपलेट कोडॉन हम जिसको बोलते हैं, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3, उसके बाद ये वाले 3, देन ये वाले 3, ये ऐसे 3 का क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन। हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। सो ध्यान में रखना, ट्रिपलेट कोडॉन। और उसके बाद क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स है वो आते हैं, उसके बाद इसके ऊपर पेयर करते हैं और एक अमाइनो एसिड यहाँ पे लाते हैं, उसके बाद और पेयर करते हैं, अमाइनो एसिड यहाँ पे लाते हैं। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। देन हम क्या करेंगे, डीएनए को ट्रांसमिट करेंगे इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होगा उसको हम ट्रांसमिट करेंगे, एंड इसके ऊपर फिर बाद में ऐसा न्यू मॉलिक्यूल आते रहेंगे, और ये जो अमाइनो एसिड्स टीआरएनए आते रहेंगे और अमाइनो एसिड इसके ऊपर लाते रहेंगे, और ये अमाइनो एसिड जोड़ के क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन यही ध्यान में रखना है, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फिर एमआरएनए, एंड एमआरएनए का बाद में क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। सीधा इसको ट्रांसलेट करने के जैसा, यहाँ पे जो कोडॉन्स होंगे उसके ऊपर जो टीआरएनए के एंटी कोडॉन हो वो पेयर करेंगे, उसके ऊपर एक आएंगे, और ऐसा सीधा प्रोसेस होगा। तो वो कैसा होता है वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके पहले आप ये जान लो कि कोडॉन, कोडोजन एंड एंटीकोडॉन, ये तीनों का मतलब जान लो कि क्या होता है, कोडॉन, कोडोजन एंड एंटीकोडॉन। ओके, सो कोडॉन मतलब क्या होता है, 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। मतलब अगर ये एमआरएनए है, ओके, तो यहाँ पे 3 ऐसे अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होंगे, 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोडॉन। उसके बाद होता है एंटीकोडॉन, सो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सो 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। ये टीआरएनए पे प्रेजेंट होती है, टीआरएनए। और टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, और यहाँ पे ऐसे 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसको हम टीआरएनए के, उसको हम बोलेंगे एंटीकोडॉन। और लास्ट में होता है कोडोजन, और कोडोजन मतलब क्या होता है, 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन अ डीएनए स्टैंड। ओके, डीएनए के स्टैंड के ऊपर अगर 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोडोजन। ध्यान में रखना, कोडॉन, एंटीकोडॉन एंड कोडोजन क्या होता है। तो
और ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 अनपेयर्ड बेसिस से बनते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस। ऐसा आपको एडेनाइन मिलेगा, थायमिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ये नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। देन अभी हम देखते हैं सबसे पहली वाली प्रोसेस, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ये कौन से होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ पे होता है प्रमोटर, मतलब स्टार्ट करने वाला प्रोसेस को, देन स्ट्रक्चरल जीन्स, एंड लास्ट में होता है टर्मिनेटर, प्रोसेस को एंड करने वाला। सो प्रोमोटर को स्टार्ट करने वाला क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज फॉर इनिशिएशन ऑफ, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, सबसे पहला डीएनए के ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये डीएनए है। तो यहाँ पे ये जो साइट होती है, ये होता है प्रमोटर। ओके, ये प्रमोटर है, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कलर देता हूँ इसको ताकि समझ में आए। देन यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, इट कोड्स फॉर एंजाइम और प्रोटीन फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शन। ऐसी जगह होगी जहाँ पे एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चरल फंक्शंस होंगे। ओके, कोड्स फॉर एंजाइम, एंजाइम को कोड करेगा। एंड लास्टली है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है, टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस, मतलब टर्मिनेट कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा, वो होता है टर्मिनेटर, ठीक है। सो वन शॉट वीडियो में गाइज हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, तो वो आप जाके देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। सो ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लगते हैं, जो कि होता है द प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। और अभी रियल देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो क्या कहती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन इसकी बता दी थी, है कि नहीं। तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एंड जो आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मेन एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो आपको बोलना है आरएनए पॉलीमरेज। देन आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पता है आपको, सिंगल स्टैंड होता है, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। सो आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, बिकॉज राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। एंड ये मेड अप होता है ऑर्डेनाइन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिल। ओके, डीएनए के अंदर होता है ऑर्डेनाइन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिल। मतलब कि क्या, जो थायमिन होगा वो रिप्लेस होगा बाय यूरेसिल। जो थायमिन होगा ये रिप्लेस होगा बाय यूरेसिल। ओके, मतलब यूरेसिल, अगर यूरेसिल है हमारा आरएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर थायमिन रहेगा यूरेसिल की जगह पे, ये ध्यान में रखना है आपको। तो थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पे। तो ये क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है। इसके अंदर का ऑर्डिनाइन एंड ग्वानिन कैसा है, प्यूरिन है, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर, ऑर्डिनाइन एंड ग्वानिन। एंड यूरेसिल एंड साइटोसिल क्या है, वो है हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ध्यान में रखना, उसको पिरामिड्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रोसेस होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जिस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्टिंग, देन इलोंगेशन, प्रोसेस ही लंबी बनती जाती है, एंड लास्ट में होता है टर्मिनेशन। सो यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी है कि जब ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद क्या मिलता है हमको, एचएनआरएनए मिलता है। आरएनए मिलता है, लेकिन उसको हम एचएन क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके ऊपर और प्रोसेसिंग बाकी होती है। ओके, एंड एचएन2 बाद में वो एमआरएनए ट्रांसफर हो जाता है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत बार कि यूकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद आरएनए मिलता है वो एचएनआरएनए मिलता है। क्यों, बिकॉज उसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है, उसके ऊपर प्रोसेस करने पड़ती है, और उसके बाद में हमको एमआरएनए मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहला होती है स्प्लिसिंग, ओके। उसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है कैपिंग, एंड थर्ड में होती है टेलिंग। क्या होती है, थर्ड में टेलिंग होती है। तो स्प्लिसिंग क्या होता है, स्प्लिसिंग के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ओके, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स क्या है, अभी देखो यहाँ पे क्या रिमूव किया जाता है, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है बिकॉज ये बाद में एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है। इसलिए इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, बिकॉज इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ओके, ये इंट्रॉन्स को हम कोड नहीं कर सकते, इसको पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमको नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिसिंग बोलते हैं। देन सेकंड होता है कौन सा हमारा, सेकंड होता है कैपिंग। और कैपिंग में क्या जाता है, मिथिलिनाइट गैनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है,
कैपिंग के अंदर मिथिलेनाइन मिथिलेटेड गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथिलेटेड गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट ये ऐड किया जाता है, लेकिन कौन से एंड में ये ऐड किया जाता है? एट 5' एंड, एट 5' एंड, बिकॉज यहाँ पे दो एंड होते हैं, एक 5' एक होता है 3'। तो 5' एंड में मिथिलेसाइन मिथिलेट गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट ये ऐड किया जाता है 5' एंड, और उसी को हम बोलते हैं कैपिंग। एंड टेलिंग होती है 3' एंड में, और यहाँ पे क्या ऐड किया जाता है? एडिनिलेट रेसिड्यूज, एडिनिलेट रेसिड्यूज यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है, 3' एंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? टेलिंग बोलते हैं। तो ये 3 प्रोसेस होती है यहाँ पे एचएनआरएनए को एमआरएनए में ट्रांसफर करने के लिए इन यूकैरियोट्स के अंदर, सिर्फ यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद हमको डायरेक्टली एमआरएनए नहीं मिलता, एचएनआरएनए मिलता है, फिर एचएनआरएनए को प्रोसेस करने के बाद हमको एमआरएनए मिलता है। उसके बाद ट्रांसलेशन क्या है? सेकंड हमारी प्रोसेस है, और यहाँ पे क्या होता है? द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए आर ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जो कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं एमआरएनए के ऊपर, उसको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और फिर बाद में हमको मिलता है प्रोटीन। कैसे मिलता है? नीचे हम देखेंगे। ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स एंड एवरी बायोमोलिक्यूल रिएक्शन नीड्स अ स्पेसिफिक एंजाइम्स फॉर इट्स इनिशिएशन एंड कंप्लीशन। मतलब कि स्टार्ट करने के लिए कौन सी भी प्रोसेस को, एंड उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको एंजाइम्स लगते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या लगते हैं? एंजाइम्स लगते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस है ट्रांसलेशन, सेकंड वाली प्रोसेस, ये 3 स्टेप्स में होती है। इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, देन इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, देन टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे देखो, इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन कैसे होता है कि जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये एमआरएनए को जुड़ जाता है। ओके, एंड सबसे पहला आता है हमारा इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। तो वो कौन है? फिर इनिशिएटर टीआरएनए, तो यहाँ पे जुड़ जाता है वो। उसके बाद क्या आता है? लार्जर सब मॉलिक्यूल ऑफ राइबोसोम, लार्जर मॉलिक्यूल आता है, और उसके बाद यहाँ पे 3 साइड्स तैयार हो जाते हैं। जब स्मॉलर एंड लार्जर आता है और आरएनए आता है, एक इनिशिएटर आरएनए, तब 3 साइड्स बनती है। एक होता है ई साइड, देन होता है पी साइड, एंड देन होता है ए साइड। ओके, ई साइड, पी साइड एंड ई साइड बनता है। ई साइड मतलब एग्जिट साइड होता है, ए एंट्री साइड एंड यहाँ पे पी होता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सबसे पहला जो आरएनए इंटर होगा वो कौन सी साइड में होगा? पी साइड में। ओके, फर्स्ट आरएनए इंटर होगा पी साइड में। क्यों इंटर होगा? बिकॉज जो सेकंड आएगा तो फिर उसके बाद में ये ए साइड पे आ सकता है। अगर ये ए साइड पे हुआ तो सेकंड वाला कहाँ पे जाएगा? है कि नहीं? तो इसीलिए वो बीच में डायरेक्टली पी साइड पे ऐड होगा, उसके बाद सेकंड वाला आरएनए आएगा यहाँ पे ए साइड में ऐड होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये आगे सामने निकल जाएगा और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। उस तरीके से ये आगे आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, एक एक यहाँ पे लगता जाएगा, और जैसे जैसे वो लगेंगे उसके ऊपर के जो अमीनो एसिड है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते रहेंगे, और एक आएगा और यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से और बॉन्ड बना, और आएगा एक और निकल जाएंगे। मतलब कि ऐसा देखो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती जाएंगी, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएंगी, उसके बाद क्या होगा कि लास्टली एक आएगा जो कि होगा हमारा टर्मिनेटर। ये देखो, ये टर्मिनेटर कोडॉन है। टर्मिनेटर मतलब कि जो प्रोसेस को स्टॉप करने होता है वो टर्मिनेटर कोडॉन। उसके बाद ये टर्मिनेटर कोडॉन यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद में वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा वहां पे। ओके, ऐसा सीक्वेंस है जो कि ट्रांसलेट नहीं, हम कोड ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और हमको मिल जाएगी ये वाली जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ये इलॉन्गेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, मतलब एक एक यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, मतलब वो लंबी लंबी बनती रहती है, और लास्टली वो टर्मिनेट हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से लास्टली जो भी टीआरएनए है, एमआरएनए है, वो सभी अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, स्मॉलर सब यूनिट है, वो दोनों भी अपनी जगह पे चले जाते हैं, बिकॉज प्रोसेस स्टॉप हो गई है, और फिर हमको मिलता है प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। अभी गाइज इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कैपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज टर्म एज। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीधी सीधी डेफिनेशन है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है सेकंड, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोग्मा बताओ प्रोटीन सिंथेसिस का। डीएनए टू बताओ, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इनटू एमआरएनए एंड एमआरएनए ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। देन आरएनए सबसे पहले क्या होता है? डीएनए होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन है बी करेक्ट। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो एमआरएनए के अंदर ट्रांसफर होता है, फिर बाद में ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन बनाता है। देन है क्वेश्चन नंबर है 3, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए टू डीएनए इज नोन एज। एमआरएनए जब डीएनए अंदर होता है, देखो यहाँ पे ही बताया गया है, एमआरएनए डीएनए क्या है? ट्रांसलेशन।
सो mRNA टू डीएनए, mRNA टू डीएनए। भाई हमने पढ़ा है कि डीएनए टू mRNA बनता है। अब ये नया क्या है, ठीक है। mRNA से डीएनए कैसे बनेगा, तो ये किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब mRNA से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रियर ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस द फॉर्मेशन ऑफ mRNA stand on DNA's template can be initiated by, during transcription in protein synthesis formation of mRNA stand on DNA template, जो mRNA स्टैंड बनेगा ऑन डीएनए के स्टैंड के ऊपर, जिसको हम डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, वो इनिशिएट होगा बाय, कौन इसको स्टार्ट करेगा, क्या है इसका आंसर बताओ, डीएनए प्राइमर, डीएनए एटीपी सिंथेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका आंसर है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। कौन इनिशिएट करता है, आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन द यूकैरियोट्स वेयरएज ट्रांसलेशन इज ऑकर्स इन। अभी देखो ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन वो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, या फिर न्यूक्लियस हम जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस के अंदर। एंड जो ट्रांसलेशन होता है, ये दूसरी वाली प्रोसेस, ट्रांसलेशन ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म सी। देन क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैंक स्पेस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जी। तो कौन, ये तीनों चीजों से कौन बनता है, तो कौन बनता है, सीधा सीधा आंसर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, नॉट ट्रांसलेशन यूनिट, फर्स्ट वाले प्रोसेस का यूनिट मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को कौन बाइंडिंग साइट देता है, जो कि स्टार्टिंग में होता है, वो कौन सा होता है, क्या है इसका आंसर बताओ, इसका आंसर है प्रमोटर, क्या है प्रमोटर, ओके, जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स हम जिसको बोलते हैं, प्रमोटर देन स्ट्रक्चरल जीन होता है, देन टर्मिनेटर होता है। देन लास्ट में 8 नंबर का ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स द एंजाइम रिकॉग्नाइज द प्रमोटर बाय इट्स, कौन से फैक्टर से वो रिकॉग्नाइज करता है प्रोकैरियोट के अंदर एंजाइम प्रमोटर को, कौन से फैक्टर से वो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका आंसर है सी, कौन से फैक्टर से, सो गैमा फैक्टर से वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। देन नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ब्लैंक स्पेस कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन इन 5-3' डायरेक्शन। ये जो 5-3' डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने का काम करता है, वो कौन होता है, ओके। सो इसका आंसर है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को इन 5-3' डायरेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10 इन डीएनए द डीएनए स्टैंड विच इज ओरिएंटेड 5-3' डायरेक्शन एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस कॉल्ड एज। जो 5-3' में ओरिएंटेड है डीएनए का स्टैंड और वो आरएनए सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, ओके। सो बताओ उस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेंस स्टैंड या फिर कोडिंग स्टैंड, क्या बोलेंगे, सेंस या फिर कोडिंग। और जो डीएनए के अंदर इन्वॉल्व है प्रोसेस के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि जो डीएनए इन्वॉल्व है स्टैंड, डीएनए का ऐसा स्टैंड जो इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो वो होता है टेम्पलेट स्टैंड। देन 11 द ब्लैंक स्पेस इज लोकेटेड एट 3' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड दैट इज डाउनस्ट्रीम एंड इट इज डिफाइंड द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा है, जो कि 3' में होता है, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब स्टॉप करना, सीधा सीधा है। देन 12 इन बैक्टीरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग एज इट डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ। अभी देखो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नहीं होता, अब यूकैरियोट के अंदर हमको पता है कि स्प्लेसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, इंट्रॉन्स होते हैं, और ये इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है। लेकिन ये यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं इंट्रॉन्स, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे उसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज वहां पे क्या नहीं है, वहां पे नहीं है इंट्रॉन्स, मतलब इसका आंसर क्या है, बी है। बिकॉज बैक्टीरिया एक क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, उसको रिमूव करने का काम नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 13 सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज, ओके। सो ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, उसका नाम क्या है, ओके। सो इसका नाम क्या है, उसका नाम है सिस्ट्रॉन, ओके, सिस्ट्रॉन, ध्यान में रखना सिस्ट्रॉन।
देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इज in a transcription unit is known as, a single structural gene in a transcription is known as blank space, whereas a long segment of DNA having set of various structural genes in a one transcription unit is referred as. तो सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो है ए, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। बिकॉज क्या है, सिस्टोनिक इसके अंदर देखो स्ट्रक्चरल जीन है लेकिन कैसा है, सिंगल है, इसलिए मोनोसिस्टोनिक। एंड अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग सेट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल जीन, सेट है, इनके अंदर बहुत ज्यादा वेरियस जीन के सेट पाए जाते हैं, मतलब वो है पॉलीसिस्टोनिक। क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे देखो देन पॉलीसिस्टोनिक पहले थोड़ी होगा, पहले सिंगल है तो फिर पहले मोनोसिस्टोनिक के बाद में जो ऑप्शन है वो राइट रॉन्ग है, ये आप इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देन बिकॉज यही ध्यान में रखना है कि मोनोसिस्टोनिक के अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन्स होता है एंड पॉलीसिस्टोनिक के अंदर मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन अ प्रोसेस ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। एमआरएनए के अंदर यूकैरियोट के अंदर कौन सा होता है जहाँ पे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्यों, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है। सो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है बी, एक्सॉन्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज अगर आपको लगेगा कि इंट्रॉन्स होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड देखो, ये प्रोसेस्ड। जब यूकैरियोट के अंदर एमआरएनए प्रोसेस्ड होता है तब एक्सॉन ही बचते हैं उसके अंदर, पहले दोनों होते हैं इंट्रॉन एक्सॉन, प्रोसेस हो जाने के बाद इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, ओनली एक्सॉन ही बचता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देन क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज अ नॉन फंक्शनल एंड कंटेन। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है ये नॉन फंक्शनल होता है एंड उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कंटेन, उसके अंदर क्या कंटेन होता है, ए क्या होता है, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स जो बनता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद उनके अंदर ये दोनों होते हैं, इसलिए वो नॉन फंक्शनल होता है, एक्सॉन भी होते हैं इंट्रॉन भी होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, आरएनए पे होते हैं, लेकिन कौन सा आरएनए, प्रोसेस हो जाने से पहले वाला आरएनए, मतलब उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सॉन्स पार्ट ऑफ द एमआरएनए हैज कोड फॉर। जो एक्सॉन पार्ट रहेगा वो कोड रहेगा, किसके लिए वो रहेगा वहां पे, वो रहेगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कोड है, वो प्रोटीन उसको पढ़ सकता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेट। जो ट्रांसक्रिप्ट होता है लेकिन ट्रांसलेट नहीं होता, तो उसका आंसर क्या है, बताओ इसका आंसर क्या है, इंट्रॉन्स है। इसलिए पहले प्रोसेस के अंदर वो था ट्रांसक्रिप्शन लेकिन सेकंड में नहीं था, मतलब वो ट्रांसक्रिप्ट हो सकता लेकिन ट्रांसलेट नहीं हो सकता, बिकॉज वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो पढ़ा नहीं जा सकता। देन क्वेश्चन नंबर 18, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन द डिफरेंट ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज नोन एज। इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और ज्वाइन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाली प्रोसेस होती है वो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लीसिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, addition of methyl guanosine triphosphate at the 5 end of HNRNA in transcription unit is called। HNRNA जब हम 5' को ऐड करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड जो टेलिंग है उसका क्या है, फिर देखो ये टेलिंग आगे वाला है, एडिशन ऑफ एडिनाइड रेसिड्यू एट 3' end, ओके, एंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड एज टेलिंग। ठीक है, तो टेलिंग एंड कैपिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ ये टेलिंग 3' के अंदर होती है एंड कैपिंग 5' के अंदर, और 5' के अंदर मिथिल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है और यहाँ पे एडिनाइड रेसिड्यूज ऐड किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 21, द मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म होते हैं लेकिन फ्रॉम डीएनए। मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए। कहाँ पे होता है मैसेंजर आरएनए फॉर्म फ्रॉम डीएनए, इन साइटोप्लाज्म, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन न्यूक्लियस, इन बाय फ्री राइबोसोम। तो ये पहले थोड़ा रिपीट हुआ था क्वेश्चन, जो कि है इन न्यूक्लियस। ये ऐसा ही नहीं था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन सेम आंसर है इन न्यूक्लियस के अंदर। मतलब कि सीधा सीधा बताया, आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है प्रोसेस, न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ध्यान में रखना, इन यूकैरियोट्स। देन 22, द नोन नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कितने अमीनो एसिड यूज किए जाते हैं, तो आंसर इसका 20 है। ठीक है, नोन है 20। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 22 क्या कहता है, Gorg Gamow suggested that the each codon of coding for amino acid is consist of, amino acid consist होता है कितने पेयर से, कितने नाइट्रोजन पेयर से, ओके, तो बताओ, वो बनता है 3 न्यूक्लियोटाइड से, 3 न्यूक्लियोटाइड। और ऐसा आपको पता है, ऐसा 3 न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पे, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसा कुछ भी, ओके, कुछ भी, मतलब कि वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या है। तो आपको सिर्फ एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन, ये ध्यान में होना चाहिए, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये एडेनाइन, ये थाइमिन, ये साइटोसिन है, ऐसा पूरे सीक्वेंस को पढ़ पाओगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो पार्ट 4 है देखा है यहाँ पे,
यहाँ पे हमने प्रोटीन सिंथेसिस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस चैप्टर के अंदर और 50% ये कवर करता है पूरा चैप्टर। तो ये हमने पढ़ा, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।